बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में ये निबंध अभी कंप्लीट किया है जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध है जो स्त्री शिक्षा का समर्थन करता है और ऐसे लोग जो समाज में स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं और स्त्री शिक्षा के विरोध में अपने जो कुतर्क देते हैं उनका बहुत बेबाकी से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खंडन किया है। तो ये चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके 3 वीडियो जो है वो बने हैं। आप उन तीनों वीडियो को पहले कंप्लीट देखें और फिर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर करें। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो संभावित प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं और इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है याद भी हो जाए और वापस से एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रश्नों की कि ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं और स्त्री शिक्षा के विरोध में वो क्या तर्क देते हैं। तो ये पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध के आधार पर बताइए कि स्त्री शिक्षा के विरोधी क्या क्या कुतर्क देते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको समझ में आ ही रहा है कि समाज के अंदर जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि स्त्री अगर शिक्षित होगी तो उनका और उनके घर के सुख शांति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर वो तर्क देते हैं कि संस्कृत नाटकों के अंदर स्त्रियों को अनपढ़ों की भाषा बुलवाई गई है। तो ये भी उनको ये बात है, पहले स्त्रियों को अगर हम शिक्षा कर रहे हैं तो ये अनर्थकारी साबित हो सकता है। इस तरह के कई तर्क वो देते हैं और उन्हीं सभी को हम लोग यहाँ पर नोट करते जाते हैं। उत्तर लिखेंगे इसको, समाज में जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में यह तर्क देते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उससे उसका एवं घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी, स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी और उसमें
अभिमान बढ़ाना हो सकता है। प्राचीन समय में भी स्त्रियां अनपढ़ थी। इस कारण वे अनपढ़ों की भाषा में बातें करती थी। शकुंतला ने जिस भाषा में श्लोक रचा वह अनपढ़ों की भाषा थी। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे यह उसके शिक्षित होने का ही दुष्परिणाम था। इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ ये निबंध के माध्यम से बताया कि ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा का विरोध को चाहते हैं, वो इस पुरुष प्रधान समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं और स्त्री शिक्षा के विरोध में वो ये तर्क देते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उससे उसका और घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी है और उसमें अभिमान बढ़ाना हो सकता है। प्राचीन समय में भी स्त्रियां अनपढ़ थी, इस कारण वे अनपढ़ों की भाषा में बातें करती थी। अनपढ़ों की भाषा में बातें करती थी। शकुंतला ने जिस भाषा में श्लोक रचा वह अनपढ़ों की भाषा थी। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे यह उसके शिक्षित होने का ही दुष्परिणाम था। इसलिए स्त्री शिक्षा किसी तरह से भी उचित नहीं है। इसलिए स्त्रियों की शिक्षा किसी भी तरह उचित नहीं है। ये सारी बातें आ गई। अब इसी बात का खंडन करने के लिए ये बात आती है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने कैसे इन चीजों का विरोध किया। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न देखिए दूसरा, मतलब द्विवेदी जी इस बारे में क्या कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए, कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर लिखेंगे, द्विवेदी जी ने स्त्री
शिक्षा के समर्थन में, स्त्री शिक्षा के समर्थन में ये तर्क दिए हैं कि पहला, संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। दूसरे क्या कहा कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा थी, गार्गी मंडन मिश्र की पत्नी, शीला विंजा आदि विदुषी स्त्रियां इसका प्रमाण है। तीसरी बात, प्राचीन काल में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की तथा पद रचना कर सुंदर संदेश भेजे। वर्तमान समय में कुछ अहंकारी लोग स्त्री शिक्षा का विरोध गलत दृष्टि से कर रहे हैं। तो देखिए यहां हम लोग ये बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये दो चीजें रखेंगे, जैसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताई भी ये सब चीजें, कि हमें ये ध्यान रखना है कि भाई स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तो क्या क्या बातें देते हैं, क्या तर्क देते हैं कि भाई संस्कृत नाटकों के अंदर स्त्रियां जो है अनपढ़ों की भाषा में बातें करती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस बात का तर्क का खंडन किया कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत जो है कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा वहां प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और उस समय प्राकृत भाषा जो है जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, और यही कारण है कि बौद्धों के, जैनों के कितने सारे ग्रंथ हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। महामुनि जो शाक्य मुनि है और उनके शिष्य हैं, उन्होंने प्राकृत भाषा के अंदर ही क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां वो जो प्राकृत भाषाएं थी वो प्रचलन में थी। यही कारण है कि जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा होगा तो उस समय ये हो सकता है कि संस्कृत भाषा सभी के बोलचाल की ना रही हो, इसलिए उन्होंने
ज्यादातर लोगों, स्त्रियां और जो अधम प्रकृति के जो पात्र होते थे उनसे प्राकृत भाषा बोलने का उन्होंने नियम बना दिया। इस तरह से बहुत से विचार दिए। और दूसरा कहते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियों को शिक्षित करने की कोई परंपरा नहीं थी। तो इस बात का भी ये खंडन करते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा थी, तभी तो गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी शीला, विंजा आदि विदुषी स्त्रियां इसका प्रमाण है कि उन्होंने वहां पर रही थी। तो ये जो मंडन मिश्र की पत्नी है, उन्होंने तो शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ भी किया था। तो ये उनकी बात है। प्राचीन काल में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की भी रचना करी है, पद रचना भी करके सुंदर संदेश भी भेजे हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ अहंकारी लोग हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध गलत दृष्टि से कर रहे हैं। उन्हें ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगता है कि महिलाएं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके बराबर में खड़ी हों। वो आज भी अपनी दकियानूसी सोच, अपनी जो संकीर्ण विचारधारा है, अपनी जो रूढ़िवादी सोच है, उसी के कारण से महिलाओं को अपने बराबर वो देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो शिक्षा है ये अनर्थकारी है। इस शिक्षा के कारण ही ये दुष्परिणाम है कि जो शकुंतला है, यहाँ पर कह रहे हैं ना, ये शकुंतला जो है अगर ये शिक्षित नहीं होती तो कभी भी दुष्यंत को ऐसे दुर्वाक्य नहीं कहती थी। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। शकुंतला ने जो दुष्यंत से कहा वो उसका स्वाभाविक क्रोध था। सीता ने राम जी से जो कुछ कहा वो उनका स्वाभाविक क्रोध था, वो उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन अभी कराए मैंने आप लोगों को, इस चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों के सामने और प्रश्न जो है वो नोट कराता हूं। और सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, साफ साफ इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। और आगे देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक के ही जो प्रश्न है वो मैं आपको थोड़े से क्लियर कराता हुआ चलता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए एक सीरीज बना रहे हैं, और जिससे कि हमारे जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी क्लियर होते हुए चले। वैसे सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के वीडियो जो है मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए सुनिए, अभी पाठ्य पुस्तक के अंदर से प्रश्न है ये, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। तो इस बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कि भाई प्राकृत भाषा का जो विकास है वो संस्कृत भाषा के साथ में ही हुआ था। लेकिन स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा में बात करना या संस्कृत के नाटकों में स्त्री पात्रों के द्वारा संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषा को बुलवाना, ये उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। क्योंकि जिस समय आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था तो उन्होंने नाटक के कुछ नियम बनाए कि भाई कुछ पात्र संस्कृत में बात करेंगे और जो स्त्री पात्र होंगे या जो अधम प्रकृति वाले जो पात्र होंगे वो प्राकृत भाषा में बोलेंगे, क्योंकि उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी। तो इससे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो प्राकृत भाषा बोल रही थी महिलाएं तो वो अनपढ़ थी। जैसे आज के समय में अगर हम देखें कि हमारे यहाँ कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर पंजाबी भी है, यहाँ पर बांग्ला भाषा भी है, हिंदी भी है, जैसे अपन बात करें गुजराती भी बोली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अनपढ़ हैं और अंग्रेजी बोल रहा है या शुद्ध हिंदी का जिसको साहित्य का ज्ञान है वही व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। आज हम जितने भी अखबार पढ़ते हैं उन अखबारों के जो संपादक हैं वो जिस तरह से न्यूज लिखते हैं तो क्या वो अनपढ़ों की भाषा है क्या? वो आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। तो साहित्य लेखन के लिए अलग तरह की भाषा होती है और आम बोलचाल की भाषा अलग होती है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई
कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, ये इस बात स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृत भाषा का जो विकास है वो संस्कृत भाषा के साथ ही हुआ था या हो रहा था, और उस समय नाटकों में स्त्री पात्र के द्वारा प्राकृत भाषा में बोलते हुए उनको दिखाया गया है। वास्तव में देखा जाए तो नाट्य शास्त्र का एक नियम था कि स्त्री पात्र तथा जो मध्यम या अधम प्रकृति के जो पात्र होते थे वो प्राकृत भाषा में बोलेंगे, और उस समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत में ही होती थी, जैन धर्म के ग्रंथों की रचना भी प्राकृत भाषा में ही होती थी। इस तरह अगर स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा बोली जाती थी तो ये उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। समझ में आ गई बच्चों? बहुत अच्छे से तरीके से आप लिखें इसको इत्मीनान के साथ में कि स्त्री पात्रों के द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत भाषा के साथ ही हो रहा था। वास्तव में नाट्य शास्त्र में यह नियम बनाया गया था कि स्त्री पात्र और अधम और मध्यम प्रकृति के जो पात्र हैं वो संस्कृत में बात करेंगे। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो भी प्राकृत में लिखे जा रहे थे, जैन धर्म के ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। क्लियर सभी को? सेकंड क्वेश्चन है, इसके आगे नवा क्वेश्चन है जो बच्चों, ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। यानी कि ऐसे लोग जो स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं या उनके पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, तो इस पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इस कथन के द्वारा उन अहंकारी पुरुषों के ऊपर व्यंग किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। यदि कोई सुशिक्षित और बुद्धिमती स्त्री अपने सुसंगत तर्कों से किसी पुरुष को हरा देती है अथवा उसे शास्त्रार्थ में सफल रहती है, तो वे उसे स्त्री शिक्षा का दुराचार या कुफल मानते हैं, और ऐसे अहंकारी पुरुष स्वयं तो बुद्धिहीन होते ही हैं तथा अपनी कमजोरी के लिए स्त्रियों को दोष देते हैं। वे स्त्रियों को पढ़ाना दुराचार को बढ़ावा देना मानते हैं। तो इस तरह से ये जो कथन है इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, यह है सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। इस पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लेखक महावीर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से उन अहंकारी पुरुषों पर व्यंग किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। यदि कोई
शिक्षित, यदि कोई शिक्षित एवं बुद्धिमती स्त्री अपने तर्कों से किसी पुरुष को हरा देती है अथवा उससे शास्त्रार्थ करने में सफल रहती है, तो वे लोग इसे स्त्री शिक्षा का दुराचार और कुफल मानते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष स्वयं तो बुद्धिहीन होते हैं तथा अपनी कमजोरी के लिए पुरुषों को दोष देते हैं। ऐसे पुरुष स्त्रियों को पढ़ाना दुराचार को बढ़ावा देना मानते हैं। बढ़ावा देना मानते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से आप लोग इन चीजों को सीख जाएंगे कि ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का एक कुफल है। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पंक्ति के द्वारा उन अहंकारी पुरुषों के ऊपर व्यंग्य किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। यदि कोई शिक्षित और बुद्धिमती जो स्त्री है वह अपने तर्कों से किसी पुरुष को हरा देती है या उससे शास्त्रार्थ करने में सफल रहती है, डिबेट करने में सफल रहती है, तो वे लोग इसे स्त्री शिक्षा का दुराचार, बुरा आचरण और कुफल मानते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष स्वयं तो बुद्धिहीन होते ही हैं तथा अपनी कमजोरी के लिए पुरुष को अपनी कमजोरी के लिए स्त्रियों को दोष देते हैं। ऐसी कमजोरी के लिए पुरुष स्त्रियों को दोष देते हैं तथा ऐसी अपनी कमजोरी के लिए स्त्रियों को दोष देते हैं। ऐसे पुरुष स्त्रियों को पढ़ाना दुराचार को बढ़ावा देना मानते हैं। तो क्लियर आप लोगों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यहां पर ये ने लगा देना। तो इस तरह से ये उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो उत्तर था वो मैंने आपको नोट करवा ही दिया। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो आप जानते हैं कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा थी और यही कारण है कि गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी शीला, विंजा आदि विदुषियां इसके प्रमाण हैं। प्राचीन काल में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की भी रचना की थी, पद रचना करके सुंदर संदेश भेजे थे।
लेकिन वर्तमान समय में कुछ अहंकारी पुरुष हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत के अंदर स्त्रियों को लेकर के जो वातावरण है उसको लेकर बहुत अच्छा अध्ययन किया है। उन्होंने जो ऐसी परंपराएं जो समाज में उन्नति ला सकती उनका समर्थन किया है, और जिन परंपराओं से, जिन रूढ़ियों से समाज में हानि हो, ऐसी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया है। और ऐसी परंपराओं में से ये परंपरा भी है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होगा, समाज में दुराचार फैलेगा, इसलिए स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसी दलीलें देते हैं, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों को पढ़ाना जरूर चाहिए। स्त्रियां अगर शिक्षित होंगी तो वह समाज में अच्छे संस्कारों से युक्त अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकती हैं। तो उस समय भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी कि पहले जो है समाज के अंदर स्त्रियों को शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर गृहस्थी में उनको रखा जाता था, घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था। तो हो सकता है कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता ना रही हो, लेकिन आज के समय में स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता उतनी ही है जितनी पुरुष की शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए बिल्कुल डट करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को यहां पर व्यक्त किया है। नेक्स्ट है बच्चों, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं, समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि हमारे प्राचीन समय के अंदर स्त्री शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी। कुछ गुरुकुलों और आश्रमों में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। मध्यकाल में अनेक कारणों से स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया था, और अंग्रेजी शासन काल में भी रूढ़िवादी पुरुष वर्ग जो है स्त्री शिक्षा का विरोध करता है। किंतु कुछ प्रमुख समाज सुधारकों ने इसका जोरदार समर्थन भी किया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस निबंध में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करके स्पष्ट कहा है कि स्त्री शिक्षा से समाज के उत्थान और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस पुरुष प्रधान समाज में चाहे कुछ भी कुतर्क दिया जाए, किंतु अच्छा सुख में गृहस्थ जीवन जीने के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत अच्छा है। पढ़ी लिखी नारी अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे सकती है, अपनी घर गृहस्थी का भार अच्छे से निभा सकती है। समाज व देश में वो शिक्षिका, अभिनेत्री, नेत्री, समाज सेविका, डॉक्टर, वकील आदि अनेक रूपों में वो अपना योगदान दे सकती है। इस बात से आज सभी लोग परिचित हैं। शिक्षित नारियां समाज का पतन नहीं बल्कि समाज और देश का उत्थान और उसका विकास करने में सहयोग करती हैं। इसलिए स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए, और समाज की जो सोच है महिलाओं को लेकर उस सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में स्त्रियों को लेकर के सही सोच विकसित हो और हमारा देश उन्नति की ओर जाए। ठीक बच्चों, तो ये सारे प्रश्न जो है यहाँ पर मैंने नोट करा दिए, आपको समझा दिए, जो महत्वपूर्ण थे वो नोट करा दिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटे प्रश्न आप सब जानते ही हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। 14वें नंबर का जो चैप्टर है अमर शहीद लक्ष्मी नारायण रंगा, वो तो हट चुका है आपके सिलेबस में से। 15 नंबर का जो चैप्टर है, 15वां नंबर का चैप्टर है आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का एक यात्रा वृत्तांत निबंध है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इसी तरह से। मिलते हैं अगली बार उस नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।